दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह, आप देख रहे हैं पीपल बिल। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां 23 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। उनको जो है रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो सीतापुर जेल से वो सीतापुर में जेल से बाहर आए और उसके बाद में वो अपने पारिवारिक लोगों के साथ में और अपने सीधे चले गए रामपुर में। बीच में उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से उनकी भी इच्छा रही होगी मीडिया से बात करने की, तो मीडिया से बात हुई। उनको वहाँ पे जो सीतापुर जेल में जब वो रिहा हो रहे थे तो उनकी अगवानी के लिए समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं पहुँचा। हालांकि उनके हमदर्दी में अपनी अपनी जगह से समाजवादी पार्टी नेताओं ने बयान जरूर दिए, लेकिन कोई उनकी अगवानी करने के लिए नहीं पहुँचा। और जो मीडिया से जो बात करने का जितनी देर थोड़ा मौका मिला जो आजम खान साहब को, तो उनसे जो है मीडिया ने भी वो समाजवादी पार्टी के संबंधों को लेकर और उनका राजनीति में उनका भविष्य क्या क्या होगा, इसी को लेकर सवाल दागे गए और उन्होंने कोई बहुत स्पष्ट उसका उत्तर नहीं दिया। लगा कि वो अभी बड़ी दुविधा में है और दुविधा इस बात की कि समाजवादी पार्टी के सामने भी उनको लेकर एक बड़ी दुविधा है। अगर उनके मन में समाजवादी पार्टी में बने रहने को लेकर दुविधा है तो समाजवादी पार्टी में भी उनको लेकर दुविधा है। समाजवादी पार्टी में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत हिंदुओं के बीच में, बहुसंख्यक समाज के बीच में आजम खां को एक बड़े खलनायक चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। तो अगर आजम खां इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई सड़कों पे आके नहीं लड़ी, क्योंकि उसी को खतरा ये था कि और तो और यादवों का भी एक बड़ा वर्ग था जो है उनको नापसंद कर रहा है उनको, आजम खां को। तो वो यादवों तक में सेंध लग जाने की आशंका थी। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने बचते हुए खेला। एक तरफ तक वो ये चाहती कि ये भी प्रदर्शित ना हो कि उसने आजम खां को छोड़ दिया है संकट के समय पर, क्योंकि अगर ऐसा प्रदर्शित अगर हो जाएगा और भी हो रहा है तो मुसलमानों में उसकी वजह से नाराज़गी पैदा हो सकती है। और मुसलमानों का एक वर्ग तो समाजवादी पार्टी को इस वजह से बेवफा मान ही रहा है। तो वो अब समाजवादी पार्टी फैसला नहीं कर पा रही कि हम आजम खां साहब को अपने साथ में रखें तो कहाँ तक रखें, सीमा पर पहले की तरह ही उनको सिर पर बिठा के रखें, या उनको जो है केवल एक बड़े नेताओं की भीड़ का एक चेहरे मात्र तक में सीमित कर दें। और आजम खान साहब को भी यह है कि समाजवादी पार्टी में अब रहें या ना रहें, इन हालातों में जब समाजवादी पार्टी उनको लेके और एक डिफेंसिव मुद्रा में आ गई, एक रक्षात्मक मुद्रा में आ गई, तो ऐसी परिस्थिति में जो समाजवादी पार्टी में उनकी तू बोलती थी वो अब तू उस कदर तो उनको बोल नहीं पाएगी। तो इन परिस्थिति में वो रहें या ना रहें समाजवादी पार्टी में, और अगर ना रहें तो कहाँ जाएं। अब कांग्रेस की बात भी हो रही, तो कांग्रेस का तो अभी वो जानते कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कांग्रेस ने कई अध्यक्ष अदलने बदलने का प्रयोग किया, लेकिन कोई जम नहीं पा रहा। अजय राय भी, अगर पिछले अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी नहीं जम पाए थे तो अजय राय भी कोई बड़ा करिश्मा करके दिखा नहीं पा रहे। और राहुल गांधी के प्रति जो भी हमदर्दी है व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश में एक बड़े वर्ग में, तो वो हमदर्दी के नाते, लेकिन वो हमदर्दी वोट में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं है। तो फिर भी ये होता है कि वो जो हमदर्दी जो राहुल गांधी जो एक तरह से भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को तैयार करते हैं और उनके प्रति जो सहानुभूति के कारण जो वोट बढ़ता भी है, भाजपा का विरोधी जनाधार और ज़्यादा मजबूत होता भी, तो पूरा का पूरा उसको समाजवादी पार्टी केस करा ली जाती है। बहुजन समाज पार्टी के मामले में स्थिति ये है कि बहुजन समाज पार्टी जिस ढंग से मायावती फैसले ले रही हैं उस वजह से मुसलमानों के मन में तो ये हो गया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गई। और उधर उस पर भी ये है कि उन्होंने ये कर दिया, जख्म में और मिर्चें भरने का काम मुसलमानों का इसलिए कर दिया कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का अपेक्षित समर्थन न मिलने की वजह से उनको एक भी सीट नहीं मिली, तो बौखला के उन्होंने कहा कि हमने इतने ज़्यादा मुसलमानों ने को टिकट दिए थे, लेकिन
मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो हमें सोचना पड़ेगा कि अब हम मुसलमानों को कितना महत्व दें। ये उन्होंने कह के उनके जख्म को और ज़्यादा कुरेद दिया, तो मुसलमान और ज़्यादा नाराज़ हैं। तो आजम खां अगर उसमें जाएँ तो उनके प्रति कितनी भी हमदर्दी बनी रहे, लेकिन वो जो है उसकी वजह से जहाँ वो चुनाव लड़ रहे होंगे आजम खान, वो तो खैर समाजवादी पार्टी से लड़े, चाहे बहुजन समाज पार्टी से लड़े, वहाँ तो मुसलमानों का समर्थन मिल जाएगा बहुजन समाज पार्टी को व्यक्तिगत रूप से उन्हें, लेकिन वो अन्य सीटों पे मुसलमानों का वोट दिला सके ये नहीं दिख रहा है। बल्कि मुसलमानों में भी दरार आ जाएगी उनके प्रति। अगर वो बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं तो उनके प्रति जो हमदर्दी है, उस हमदर्दी में कुछ कमी आ सकती है, उसमें जो है वो कुछ खोने की स्थिति में है, वो पाने की स्थिति में नहीं है। तो ये उनके सामने ये तमाम तरह की दुविधाएं उनकी अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी में भी है और खुद आजम खान में भी है, और ये जो मीडिया से जो उन्होंने एक संक्षिप्त जो साक्षात्कार मीडिया ने ले पाया उसमें ये सब चीज़ें उभरी। अब आजम खां के अतीत में चलते, आजम खां कोई पॉलिटिकल व्यक्तित्व तो नहीं थे, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे कि उनको बड़ी उन्होंने राजनीतिक दर्शन पढ़े हों और समाजवादी दर्शन से या डॉक्टर लोहिया से बड़े प्रभावित रहे हों, इसलिए मुलायम सिंह ने उनको भाव दिया हो। विशुद्ध रूप से एक भाव था, विशुद्ध रूप से जो मुलायम सिंह ने उनका भाव दिया, जिस वजह से उनका फेस वैल्यू बढ़ी, वो था उनके नाम से प्रचारित किया गया ये बयान कि उन्होंने भारत माता को डायन कहा। अब उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, या कहा था तो उसका संदर्भ किया था, अर्थ का अनर्थ कर दिया गया, जो भी वजह हो, लेकिन यही उनकी फेस वैल्यू की वजह बनी। तो कभी भी आजम खान ने भी इस पर बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं समझी। और मुलायम सिंह की तो खैर सोच यही थी कि वो जितना हिंदुओं के विरोध में, देश के विरोध में, जो देश के विरोध में प्रतीत होने वाला, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बयान दिया ही होगा, लेकिन देश के विरोध में प्रतीत होने वाला जो भी जिस मुस्लिम नेता का बयान प्रतीत होता था, वो जो है उसको लपकने के लिए पूरी आतुरता दिखाते थे। तो कोई राजनीतिक व्यक्तित्व न होते हुए भी आजम खां को उन्होंने वो हाथों हाथ लिया। ये जब उनके बारे में ये खबरें छपी, और ख़ास तौर से जो हिंदू पट्टी का जो अखबार है आज ने उसको छापा था, और आज वो दैनिक जागरण के बारे में पता ही है कि जब 30 नवंबर 1990 को जो अयोध्या में जो गोली चली थी, जो लोग वहाँ पे जबरिया मंदिर बनाने के लिए गए थे, उस पर उन पर मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी। तो वो गोली से बाद में पता चला कि केवल 13 लोगों की मौत हुई, लेकिन आज में वो जागरण में 5000 लोगों की मौत की खबरें बहुत मोटी मोटी सुर्खियों में, जो सबसे ज़्यादा बोल्ड जो टाइप का इस्तेमाल किया गया था, उसमें ये खबर छापी गई थी। लिखा गया था कि सरयू का पानी लाल हो गया, इतना ज़्यादा खून बहा है। और बाद में प्रेस काउंसिल में इसको लेके उत्तर प्रदेश की सरकार गई, तो दोनों अखबारों को बहुत फटकारा गया और प्रेस काउंसिल ने स्ट्रक्चर पास किया। तो आज तो उस ज़माने में तो इसी मिजाज का अखबार था ही, तो आज ने वो छापा कि वो उन्होंने कह दिया है, उन्होंने आई कि आजम खान नाम का एक नौजवान एक उभर कर सामने आया है, तो और वो उसने भारत माता को डायन कह दिया है। तो ये बात प्रचारित हो गई और लगा उन्होंने कि हम मुसलमानों के बीच में एक हीरो बन रहे। तो आजम खान को साहब को चाहिए था कि उसका अगर राजनीति में उन्हें आना था तो इसका स्पष्टीकरण दे देते, इसकी सफाई दे देते, लेकिन उन्होंने भी सफाई नहीं समझी। उन्होंने भी समझी कि इस बयान की वजह से हमें मजबूती मिल रही, तो उन्होंने एक तरह से इस बयान की तायद करने का काम किया, इस बयान को पुष्ट करने का काम किया। उन्होंने इसकी कोई सफाई नहीं दी। और बाद में तो खैर ये चल के भी हुआ कि आजम खान इतने चहेते बन गए, इतनी बड़ी आंखों के तारे बन गए मुलायम सिंह के, कि उनका और जब शाही इमाम के बीच में जब विवाद हो गया, तो उन्होंने कह दिया मुलायम सिंह ने कि शाही इमाम अपनी इमामत करें, वो राजनीति में दखलंदाजी न दें। वो आजम खान को लेकर ही होगा था। हालांकि उसकी एक वजह ये भी थी कि शाही इमाम से मुलायम सिंह इसलिए भी चिढ़े हुए थे कि 1991 का जो लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा के चुनाव में वो बीपी सिंह को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने तो पूरी उनकी राजनीति यही थी कि भाजपा भले ही आ जाए, लेकिन बीपी सिंह को कामयाब नहीं होने देना है। तो वो जो जिन परिस्थितियों में
1991 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की नौबत आई थी, वो एक मंडल आयोग के का रिपोर्ट लागू किए जाने की परिस्थिति थी। वो लाल कृष्ण आडवाणी को जो रथ यात्रा निकाल रहे थे, जिससे ये उस समय की सरकार की धारणा ये थी कि अयोध्या में उनका रथ पहुंच जाता तो पूरे देश में एक बहुत ज़्यादा खून खराबा होने की आशंका थी। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए चाहिए तो ये था मुलायम सिंह को कि वो जनता दल के साथ में रहते, और अगर वो सरकार चलती तो कभी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन वो पहले दिन से, जब जनता दल बना भी नहीं था, तब से वो जो है वीपी सिंह के प्रति उनके मन में व्यक्तिगत शत्रुता जैसी भावना थी। तो इस नाते उन्होंने ये काम किया कि वो उन्होंने, और उसमें 1991 के लोकसभा चुनाव में जो शाही इमाम है उन्होंने खुल के वीपी सिंह का साथ दिया था। और इसलिए मुलायम सिंह जो अपने आप खुद ही अपने मुंह से कहने लगे थे, किसी मुसलमान ने नहीं कहा था उनके मौलाना मुलायम सिंह, लेकिन ये कहने लगे थे ताकि मुसलमानों की सिंपैथी ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के का सबसे बड़ा अपने आप को मसीहा के रूप में अपने को स्थापित कर सके। तो उन्होंने ये कह दिया था कि वो जो है कि ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं तो मुसलमानों के साथ के खिलाफ जो अन्याय होता है उसके खिलाफ बोलता हूँ, तो इस वजह से लोग मुझे तो भाजपा गाली देने लगी मौलाना मुलायम सिंह कह के। लेकिन इतने सारे प्रपंचबाजी के बावजूद भी 1991 में जो मेरठ पट्टी, जहाँ पर शाही इमाम का, दिल्ली के शाही इमाम की जामा मस्जिद के शाही इमाम का प्रभाव होता था, उन सब जगह पर मुलायम सिंह को कोई वोट नहीं मिला। मुलायम सिंह की 1991 के विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों में बहुत बुरी दुर्गति हुई। तो इसलिए भी वो शाही इमाम के प्रति खार खाए हुए थे मुलायम सिंह। तो ये उन्होंने उस समय ये कहा था कि इमामत वो अपनी करें, इतने ज़्यादा उनके चहेते बन गए थे। तो अब ये एक दूसरी बात है कि वो आजम खां के को इतना ज़्यादा चाहने लगे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, या उन्हें पुराना शाही इमाम से हिसाब चुकता करना होगा तो उन्होंने किया। लेकिन जब ये हो गया था कि इस जो इतनी तरजीह दे रहे थे वो आजम खां को, तो आजम खां को समाजवादी पार्टी में नंबर 2 का नेता गिना जाने लगा था। ये उनकी हैसियत हो गई थी कि वो मुलायम सिंह के बाद में समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा स्थान आजम खां का है। लेकिन 1996 में जब उन्होंने फैसला किया मुलायम सिंह ने केंद्र की राजनीति में जाने का, तो उन्होंने क्या किया कि जो नंबर 2 पे आजम खां थे, तो नेता प्रतिपक्ष तो अगर वो आजम खां को इतना चाहते थे तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष तो आजम खां को बनाना चाहिए था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष आजम खां को बनाने की बजाय जिनको सदन में बोलना नहीं आता था, उन अपने भाई शिवपाल सिंह यादव को उन्होंने बना दिया। इसको लेके थोड़ी सी मुसलमानों को कोफ्त तो हुई, और उसके बाद में फिर सोनिया गांधी तब तक राजनीति में आ गई, और सोनिया गांधी ने राजनीति में आने के बाद में सलमान खुर्शीद को उत्तर प्रदेश में फिर पार्टी की जड़ें हरी करने के लिए सलमान खुर्शीद को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। उसकी वजह से मुसलमानों के तमाम जगह पर जो है मुसलमान कांग्रेस की तरफ मूव करने लगे। तो इससे मुलायम सिंह बहुत चिढ़ गए, और उन्होंने सलमान खुर्शीद की पत्नी को लेके, लुइस खुर्शीद, वो उन्होंने प्रेम विवाह किया है, पत्रकार थी लुइस खुर्शीद, और वो ईसाई है मूल रूप से। तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये अगर इन्होंने कांग्रेस ने नकली मुसलमान को बना दिया है प्रदेश का अध्यक्ष, ढंग के हमले करना शुरू कर दिए। तो फिर कांग्रेस ने भी जवाबी हमला ये किया कि आप इतने मुसलमानों के इतने बड़े हिमायती हैं, तो जब शिवपाल सिंह का क्या योगदान था समाजवादी पार्टी को जो ऊंचाई पर ले जाने का काम है, वो तो आपके साथ में आजम खां कर रहे थे। तो और आजम खां सेकंड नंबर पे थे भी। तो जब आप केंद्र की राजनीति में गए थे तो आपने आजम खां को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया? और ये बात जब कांग्रेस ने उठाई तो कहीं ना कहीं आजम खां को भी ये जो है ये बात चुभी। तो थोड़ा सा जो है आजम खां के मन में भी संशय पैदा हुआ, लेकिन कोई दूसरा विकल्प था नहीं आजम खां के पास में, तो वो चलता रहा। लेकिन ये सामने आ गया कि भाई मुलायम सिंह की मुलायम सिंह की राजनीति में सैद्धांतिक आधार कहाँ तक है, मतलब सैद्धांतिकता कितनी है, या वो अपना और अपने परिवार की, अपनी वंश की एक सल्तनत खड़ा करना उनका मुख्य उद्देश्य है, या कोई
कोई एक वो परिवर्तन का एक साधन समझते हैं राजनीति का। ये बात इस तकरार से मतलब ये स्पष्ट होने लगी। उसके बाद में मुलायम सिंह के संपर्क में आए आजम खां, वो सॉरी अमर सिंह, और अमर सिंह ने मुलायम सिंह को वो जो है वो दुनिया दिखाई जिसको पहले उन्होंने कभी देखी नहीं थी। तो मुलायम सिंह भी बड़े अमर सिंह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, और उस प्रभावित होने का नतीजा ये है कि अमर सिंह ही पार्टी चलाने लगे। और आजम खां तो का एक अलग मिजाज के थे। आजम खां तो वो जो है वो किसी को कुछ न समझने वाले थे। वो तो जो भी सामने आ जाए वो हर एक से, उनकी जबान तो बहुत ये माना जाता है कि उनकी जबान बड़ी तल्ख है। तल्ख कहा जाए सोबर भाषा में, और अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो उनकी जबान बड़ी ख़राब थी। तो उन्होंने अमर सिंह को हस्तक्षेप करते देखा, और अपने यहाँ पे भी हस्तक्षेप करते हुए देखा, ख़ास तौर से जब वहाँ पे से उन्होंने जयप्रदा को लेके आए। तो फिर वो अमर सिंह से इस कदर नाराज़ हुए, और मुलायम सिंह ने जब अमर सिंह को टाइट नहीं किया और वो उनकी हमें हाथ मिलाते देखे, तो फिर उन्होंने मुलायम सिंह से किनारा भी कर लिया। और उसमें ये हुआ कि 2002 के इलेक्शन में मुलायम सिंह, अमर सिंह के कहने से मुलायम सिंह ने सोचा कि चलिए ठीक है, हम एक पिछड़ी जातियों का एक बड़ा अम्ब्रेला बनाते हैं, उससे मुस्लिम वोट जो थोड़ा बहुत छिटकेगा आजम खां के रूठने से, तो हम उसको कवर कर लेंगे। तो उन्होंने किया, लेकिन 2002 में वो जो है उनको फिर एक चुनाव में बुरी तरह से नीचा देखना पड़ा। तो उनको आजम खां की अहमियत समझ में आई, और उसके बाद में वो फिर वही हुआ कि आजम खां तो बत्ता उन्होंने आजम खां को मना लिया, और आजम खां साथ में आ गई। अब 2007 में स्पष्ट बहुमत मिल गया समाजवादी पार्टी को। तब समाजवादी पार्टी को तो फिर ये था कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, क्या वो पूरे, अगर वो राष्ट्रीय नेता बनना चाहते थे, अगर वो राष्ट्रीय नेता के रूप में और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री पद तक की यात्रा करना चाहते थे, तो अगर वो सिद्धांत की राजनीति कर रहे होते तो तब तो उनको ये जो है पासा खेलना चाहिए था कि वो आजम खां को यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना देते, और आजम खां के मन में रहा होगा कि अब यही वो करेंगे। लेकिन न तो उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को बनाया, और ना आजम खां को बनाया। अपने बेटे अखिलेश को, जो बादशाह का जो काम होता है वो जो है उस तरीके से उन्होंने वो अपना उसका शहजादा ही उसका उत्तराधिकारी होता। तो वो लोकतंत्र को जिस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, तो उसमें स्वाभाविक था कि अखिलेश यादव को उन्होंने बनाया। और उसमें आजम खां को तो ने बहुत कोई विद्रोह नहीं किया। आजम खां ने समझ लिया था कि पार्टी तो ये है कि मुलायम सिंह के लिए अपना परिवार पहले है, तो वो उन्होंने उन स्थितियों से समझौता कर लिया था कि लेकिन फिर भी वो हमें अपना महत्व देते हैं। तो उन्होंने जो है अखिलेश को स्वीकार कर लिया था। उधर अमर सिंह जो है वो शिवपाल के पाले में जाते दिखाई दिए थे। तो ये हो गया था कि जब अखिलेश हो गए, जब शिवपाल से उनकी ठन गई, तो अखिलेश ने, और दूसरा ये हुआ कि जो उनका मुलायम सिंह का उन्होंने वो मंगा के विक्टोरिया गाड़ी बग्गी मंगा के पूरा जो है, और उनका जन्मदिन रामपुर में मनाया, जो कि इस्लाम के उसूलों के पूरी तरह से खिलाफ था कि आप किसी व्यक्ति एक तरह से उसमें भी कहीं ना कहीं से तो एक बुत परस्ती हो गई, वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति पूजा भी मूर्ति पूजा का पर्याय, तो वो आपने किया। इस्लाम में चकाचौंध की मनाही है, तो इतने बड़े आप मुसलमान बनते थे, लेकिन आपने जिस ताम झाम से, जिस जो है तड़क भड़क से, जिस विलासता के साथ में आपने वो किया, मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया उनकी और नज़दीकी जाने के लिए, तो वो ये था। और दूसरी बात, वो इस्लामिक दृष्टिकोण से गलत था, लेकिन ये था कि उससे मुलायम सिंह के दरबार में जो मुलायम सिंह के उसमें अंतिम पर्व में जो सत्ता संघर्ष चल रहा था, उस सत्ता संघर्ष में वो मजबूती के रूप में स्थापित हो, और ज़्यादा उनकी स्थिति मजबूत हो गई। और उधर जो है उन्होंने अखिलेश की निर्भरता हो गई उन स्थितियों में कि शिवपाल सिंह तो मतलब मुझे पैर उखाड़ने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए मेरे चाचा जी। तो वो उनका जो था कि वो ने कहा कि
आजम खां को साधे रहना वो ठीक होगा। तो उसमें ये हुआ कि जब आजम खां बड़ी मनमानियाँ करने लगे। एक तो उन्होंने रामपुर में जो यूनिवर्सिटी बनाई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तालीम का प्रचार होना चाहिए, इस्लाम भी कहता है कि तालीम दी जानी चाहिए, तालीम के मामले में कोई भी जो है कोताही नहीं होनी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से उन्होंने ठीक किया। लेकिन अली बंधु जिनका बहुत बड़ा एक तरह से योगदान था पाकिस्तान को बनाने में, और जिन्होंने गांधी जी के लिए ये तक कह दिया था कि नीच से नीच मुसलमान मुझे काफिर गांधी से ज़्यादा मतलब मैं उसको महत्व देता हूँ, उसको भाव देता हूँ, उसको अच्छा समझता हूँ, उसको उसकी मैं मदद करूँगा नीच से नीच मुसलमान की काफिर गांधी के मुकाबले। उन्होंने ऐसी बातें कही थी। तो अली बंधुओं के नाम पे आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप किस ढंग की आप जो है मानसिकता का प्रदर्शन कर रही थी ये करके। और फिर आया मुजफ्फरनगर का दंगा। मुजफ्फरनगर के दंगे में जिस दिन दंगे की जो पहला दिन था उस समय डीएम और एसपी बहुत अच्छे थे। उन्होंने जिस ढंग से कार्रवाई की वो पूरा दंगा जो है एक गांव तक सिमट के रह गया था। उसके बाद में कोई हिंदू और मुसलमान और जो है आमने सामने होने की स्थिति पूरे ज़िले में आ जाती है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाती, ये नहीं बनी थी। लेकिन आजम खां का प्रेशर था कि वो उन डीएम और एसपी को हटा दिया गया। और उसके बाद में आजम खां ने, माना ये जाता है कि आजम खां ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे हस्तक्षेप किया और एक तरफा हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कराई। तो वो पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया। और उसका ही नतीजा था कि 2014 के इलेक्शन की वजह से 2014 के इलेक्शन में ये हुआ कि अगर उस वजह से कि उत्तर प्रदेश में नाम मात्र की सीटें मिली, उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा सीटें मिली भाजपा को कि भाजपा भी उम्मीद नहीं कर रही थी। और यदि उत्तर प्रदेश में ये ना आजम खां को अगर इतना प्रेशर, अगर आजम खां की हाथ की कठपुतली न बन गए होते अखिलेश यादव, तो किसी भी कीमत पर 2014 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीमित सीटें मिलती, उत्तर प्रदेश में सीमित मिलती तो अकेली दम पे भाजपा का बहुमत आने वाला नहीं था। और नीति से ही नहीं, एनडीए के जितने भी सहयोगी दल थे सब के सब था कि उनको मोदी का नाम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और राजनाथ सिंह भी जो समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी इसी टाइप का गलत अपने दिमाग में बनाए हुए थे। तो वो भी पूरा अपनी गिद्ध दृष्टि जमाए हुए थे कि क्या होता है। लेकिन इतनी अधिक सीटें मिल गई उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश ने निर्णायक भूमिका अदा की भारतीय जनता पार्टी को अकेली दम पे सत्ता में पहुंचाने में और मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने में पूरा श्रेय। और एक तरह से ये कहा जाए कि हमने कहा कि मुलायम सिंह का तो कोई राजनीतिक दर्शन था नहीं, क्योंकि उसके बाद में एक तरफ तो वो ये काम करते रहे कि बजाय पॉलिटिकल नेता के जैसे कांग्रेस लाती थी वैसे पॉलिटिकल मुस्लिम नेताओं को आगे लाते, उनको सामने रखते आजम खां की, और उनको जो भड़काऊ भाषण देने के आबादी जो जो अभ्यस्त हैं, जिनको जो आदत पड़ी हुई भड़काऊ भाषण देने की, जो नॉन पॉलिटिकल हैं, वो चाहे अतीक अहमद हो चाहे ये आजम खां हो, इन लोगों को आगे रखने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मुलायम सिंह तो ये चाहते थे कि एक तरफ मतलब हम जो है हिंदुओं की भावनाओं को ऐसे मुस्लिम चेहरे सामने लाएं जो हिंदुओं की भावना को आहत करते हों, तो वो जो है वो तो उससे मुसलमानों का ध्रुवीकरण हमारी तरफ हो जाएगा और हिंदुओं में हमारी जाति के लोग तो हमारे साथ में रहेंगे, पिछड़ा वर्ग का भी एक बड़ा हिस्सा सामने रहेगा, तो हमारा जो है तो हमारा खेल बन जाएगा। हमारा खेल ना बने तो भाजपा का खेल बन जाए। तो भाजपा अगर आ जाए सत्ता में तो उसके बाद में फिर मुसलमानों के सामने और ज़्यादा जो है लाचारी की स्थिति हो जाएगी। तो जो अभी थोड़ा बहुत इधर उधर चढ़ा भी जाता पमुस्लिम वोट वो एक जाही मिलेगा और हमारे हाथ में भी हम फिर आगे चल के हमारे हाथ में बटेर लग जाएगी। तो जनता दल के समय से ये पॉलिटिक्स कर रहे थे और जब आ गई बीजेपी में सत्ता तो वो आशीर्वाद भी देने लगे। वो जो है केंद्रीय राजनीति कर रहे थे और नरेंद्र मोदी उस समय जो है केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात तक शिफ्ट हुए थे, तो उनका कोई व्यक्तिगत रिलेशन तो कोई बहुत ज़्यादा गर्मजोशी भरा था नहीं। फिर उन्होंने अपने नाती जो तेजू की शादी की उसमें क्यों बुला डाला नरेंद्र मोदी को, इसमें कौन सी
सिद्धांत बाध्यता थी, कोई व्यक्तिगत संबंध भी नहीं था, कोई सिद्धांत बाध्यता नहीं थी। आपने डाला, फिर आपने संसद में आशीर्वाद भी दे डाला। तो ये धर्मनिरपेक्षता के मायने ये नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता के मायने केवल इतना है कि न वो हिंदू तुष्टीकरण का धर्मनिरपेक्षता है, न मुस्लिम तुष्टीकरण का मतलब धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता एक बहुत सही राजनीतिक विचारधारा, और उसका केवल मतलब इतना है कि धर्म के नाम पर समाज को उस दकियानूसी में जकड़ने से रोकना, जिसकी वजह से जो दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो जो दुनिया का जो प्रगतिशील रास्ता है, उसमें वो दुनिया के साथ में हम कदम बनने में कोई रुकावट ना आने पाए। वो भी उसी तरीके से जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही, तो वो भी उस तरक्की के साथ में कदम ताल करते हुए, और सबको पीछे छोड़ के, बल्कि ऐसी कदम का इतनी तेजी के साथ में उसके साथ कदम ताल करे कि वो जो है वो सबसे आगे निकल जाए। और धर्म क्या काम करता है? धर्म की जो दकियानूसी है, धर्म की दकियानूसी, वो उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है उस तरक्की में। और आज बनी हुई, आज हिंदुस्तान का यही एक दुर्भाग्य है। और उसकी ये लोगों को कुछ वर्षों बाद, कुछ दशकों बाद ये समझ में आएगा कि ये जो ये धर्मोन्माद की राजनीति के क्या नतीजे होते हैं। मुस्लिम देशों ने करके देख ही लिया है आज वो किस दशा में है। वो नरक बन के रहे मुस्लिम देश, और अगर भारत में भी अगर इसी तरीके से जारी रहा उन्माद, तो इस देश की भी स्थिति ऐसी हो जाएगी। लेकिन ये हम ये कह देना चाहते हैं कि ना धर्मनिरपेक्षता में हिंदू तुष्टीकरण मान्य है, और ना ही मुस्लिम तुष्टीकरण मान्य है। मुलायम सिंह जो कर रहे थे वो पूरी तरह से वो मुसलमानों की उससे कोई भलाई भी नहीं थी, क्योंकि अगर जो पॉलिटिकल लीडर होते वो अगर आगे आते, तो वो ये हो सकता था कि उनमें से कुछ ऐसा नेतृत्व मुसलमानों के बीच से उभर आता कि हो सकता है कि पार्टी आपकी पार्टी में आपके बाद में, और उसके लिए उसकी मान्यता बन जाती सबसे ऊपर, और आपके जो परिवार के लोग हैं वो पीछे रह जाते। ये तो हो सकता था, लेकिन पॉलिटिकल लीडर ही किसी कौम की भलाई कर सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था में। तो वो आपने काम किया नहीं, और आप मोदी को आशीर्वाद भी देने लगे। आपने मुसलमानों को कि उनको एक तरह से एक दमनकारी शासन को भी ला दिया, और उसी दमनकारी शासन को आशीर्वाद भी देने लगे। तो ये आपकी एक राजनीतिक फितरत थी। तो अब ये आए हैं कि अब आजम खां कितने उपयोगी हैं, ये अखिलेश को सोचना पड़ेगा। अखिलेश भी कोई धर्मनिरपेक्षता की राजनीति तो कर नहीं रहे। अखिलेश भी उसी दकियानूसी में, उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ उस मामले में, उस दकियानूसी राजनीति के मामले में प्रतिस्पर्धा करने में लग गए, क्योंकि उन्होंने भी विष्णु का मंदिर स्थापित कराने की घोषणा कर डाली सरकारी खर्चे से। अरे कर डाला है, अब अपना चंदा करिए अपने परिवार में, और कोई भी मंदिर अपना एक परिवार का बना लीजिए। आप धर्म से राजनीति को जोड़ना धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के विरुद्ध है। धर्म को राजनीति से जोड़ना तो जो बीजेपी काम कर रही वही तो आप काम कर रहे हैं। आप भी कलावा बांध के डिम्पल के साथ में हवन करते हुए आप फोटो खिंचवाते, तो आप निश्चित रूप से कि आप आजम खां की उपयोगिता भी आपकी निगाह में है, और आपके सामने ये भी है कि आप तो बड़े संस्कारित भी इन दोनों हो गए हैं। तो आजम खां का किस तरीके से आजम खां की जो उपयोगिता है उसका इस्तेमाल भी कर लें, और आजम खां को एक तरह से काबू में भी रखें, ये आपके सामने एक दुविधा की स्थिति। तो कुल मिला के एक बड़ी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही एक रोचक स्थिति, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन एक बड़ा दल है, और वो भी एक उत्तर प्रदेश की राजनीति की नीति को तय करता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आजम खां की रिहाई के बाद में एक उत्तर प्रदेश की सियासत आ गई है। हालांकि ये है कि आजम खां की रिहाई को भी बहुत स्थायी नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि 3 दर्जन जो उनके खिलाफ 90 से अधिक मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे रामपुर में, तो उनमें से 3 दर्जन मुकदमे भी ऐसे हैं जो फैसले के करीब आ गए, और उनमें से अगर किसी में 2 साल से ऊपर की सज़ा हो गई तो फिर उनकी राजनीति को विराम लगने की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अब क्या होता है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी आकलन कर रही है कि आजम खां के जेल में अंदर रहने से हमें ज़्यादा फायदा है या जेल में बाहर रहने से ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जेल में बाहर रह के वो तथाकथित
धर्मनिरपेक्ष दलों के बीच में उन्होंने उनका बाहर रहना घमासान पैदा करा सकता है। तो इसका भी आकलन भारतीय जनता पार्टी को, ये भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के दिमाग में इसका आकलन भी है कि वो बाहर रहने में हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। और ये बात तो सही है कि वो अभियोजन उसी हिसाब से वो अभियोजन कराएंगे। अगर देखेंगे बाहर रहने से ज़्यादा फ़ायदा है तो वो जो 3 दर्जन मामले अभी फैसले के करीब पहुंच गए उसमें उनमें हो सकता है वो अभियोजन पक्ष जो है कुछ ढील दे दे और वो मामला और कुछ आजम खां को कुछ और ज़्यादा मौका मिल जाए बाहर रहने का। जो भी हो, अब वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक दिलचस्प मोड़ पर आजम खां की रिहाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को दिलचस्प मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अभी की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।